हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन होने वाला है जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अभी तक इसका एडमिट कार्ड भी आप लोगों के पास आ चुका है। आप लोग एडमिट कार्ड भी देख चुके हैं कि हाँ आपका सेंटर कहाँ कहाँ गया है। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं 2003 का जो प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाया गया था यूपी पीसीएस जे का, उसी पेपर को मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। दोस्तों कल मैंने अपने एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका जनरल नॉलेज का पेपर ले लिया है, उसको इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने कराया है, वो भी 2003 का है। और ये लॉ का पेपर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लॉ का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 2003 का है। इसको अभी मैं कराने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके पास ये पीडीएफ होना चाहिए तो आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पर लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहां पे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहां से पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। बाकी रहा दोस्तों माइनर एक्ट का, काफ़ी लोगों का कंसर्न आ रहा है कि सर माइनर एक्ट करवा दीजिए, माइनर एक्ट करवा दीजिए। मैं माइनर एक्ट भी करवाऊंगा, तो कम से कम इसको करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको माइनर एक्ट का भी एक एक पीडीएफ, आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग परेशान ना होइए, मैं समय के अकॉर्डिंग सारा माइनर एक्ट आपका कवर करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ सर देख भी सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेपर है। ये देखिए ओरिजिनल वही पेपर है जो एग्जामिनेशन में आया था। ये यूपी पीसीएस जे का है, उत्तर प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2003 का है। ये विधि का पेपर है। इसके साथ मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, आपको ये पता चल जाएगा इसमें से कि हाँ किस पॉइंट से, किस चैप्टर से, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब आप एनालिसिस करेंगे तब आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट लेते हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस से है, मीन्स की विधि शास्त्र से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधि शास्त्र के विषय को किसने व्याख्यात्मक विधि शास्त्र तथा विनिश्चयात्मक विधि शास्त्र के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये करने वाले हैं बेंथम जी के द्वारा ये किया गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, ये क्या कहते हैं। आंग्ल विधिवेत्ता बेंथम के अनुसार विधि शास्त्र को व्याख्यात्मक तथा निर्णयात्मक इन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब ये कंटेंट उठाया कहाँ से है, ये प्रांजपे की बुक आती है, उसी प्रांजपे की बुक से ये पेज नंबर 7 से इसको उठाया है। ये कंटेंट मीन्स कि ये आपको कंफर्मेशन के लिए दे दिया जा रहा है कि हाँ ये कंटेंट जो हमने लिया है वो इसी बुक से हमने कंटेंट को लिया है, जिससे कि आपका विश्वास इस पर बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। इसमें है किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता कहा है, मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन किसके द्वारा कहा गया। तो दोस्तों आप लोगों ने कई बार जूलियस स्टोन का नाम सुना होगा, तो जूलियस स्टोन के द्वारा ही कहा गया। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखरता मीन्स की लॉयर एक्स्ट्रावर्जन निरूपित किया। इसका आशय यह है कि वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदर्शों तथा पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं उसे विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जा सकता है, उसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। दोस्तों थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विधि के निश्चयात्मकवादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा था कि यह समादेश, अनुशस्ति और संप्रभुता की त्रिवेणी है। अब त्रिवेणी की बात किसने कहा गया था, तो ये हार्ट जी के द्वारा कहा गया था। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधि के निश्चयात्मकवादी दृष्टिकोण के बारे में एच.एल.ए. हार्ट ने कहा था कि समादेश, अनुशस्ति और संप्रभुता की ये त्रिवेणी है। क्या त्रिवेणी है, तो ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट दिया गया था ये इनकी त्रिवेणी के बारे में बताया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए। भारत में पूर्व निर्णय का सिद्धांत का सांविधिक आधार है, मीन्स की पूर्व निर्णय का सांविधिक आधार क्या है। तो ये धारा 141 में बताया गया है, मीन्स की अनुच्छेद 141 में बताया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। भारत में पूर्व निर्णयों का सांविधिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 है, क्योंकि इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होते हैं, किंतु उच्च न्यायालय इस निर्णय के लिए आबद्धकर नहीं होता है। मीन्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी जजमेंट आता है वो सभी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होता है, उसका बाइंडिंग इफेक्ट होता है, लेकिन वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर खुद बाइंडिंग नहीं होता है। यही बात बताई जा रही है। यहाँ पे आर्टिकल 141 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, ये जूरिस्प्रूडेंस के पार्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित अवधारणाओं में से किससे संबंधित है। जो कल्पना, जो विधिक व्यक्तित्व की बात की जा रही है वो डी से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। निगमित विधिक व्यक्तित्व के निश्चित स्वरूप के विषय में विधिवेताओं ने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। पहला परिकल्पना का सिद्धांत, दूसरा यथार्थवादी का सिद्धांत, तीसरा कोष्टक का सिद्धांत, चौथा रियायत का सिद्धांत, पांचवा प्रयोजन का सिद्धांत। अतः परिकल्पना का सिद्धांत विधिक व्यक्ति से संबंधित है। इसके समर्थन में सेविगनी, ग्रे, हॉलैंड,
केल्सन, सामंड आदि का नाम उल्लेखनीय है। इसमें आपको देख करके पता चल रहा है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन को टच किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? कौन सा अधिनियम है जो कि कब्जा की रक्षा करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम मीन्स की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, यही दोनों के बारे में बात किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। देखिए, कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा नहीं हुआ है? कौन सा यहाँ पे प्रोविजन है जो संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा नहीं हुआ है? तो ये यहाँ पे मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है ये संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा नहीं है, लेकिन नैसर्गिक विधि सिद्धांत जुड़ा है, श्रम सिद्धांत जुड़ा है, यथार्थवादी सिद्धांत है, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। अंधकार युग मीन्स की डार्क युग में नैसर्गिक विधि को एक नया निर्वचन दिया गया था। अब ये किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस एक्विनास जी के द्वारा ये पद्धति का सृजन किया गया था, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं दोस्तों। किसके अधिकार की अवधारणा को अनैतिकता और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में अस्वीकार किया गया? तो किसके किया गया है? ये ड्यूगिट महोदय के अधिकार के स्वरूप कहा गया। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। ड्यूगिट अधिकार के अस्तित्व को पूर्णतः अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के अधिकार होते ही नहीं है। इनका मानना है कि जो मनुष्य होता है उसका कोई अधिकार होता ही नहीं, बल्कि केवल कर्तव्य होते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के पास कोई उसका अधिकार नहीं होता, उसके सिर्फ कर्तव्य होते हैं। इसलिए अधिकार की अवधारणा को अनैतिकता और समाज के हित के विरुद्ध मानते हुए उसे विधि से बहिष्कृत किए जाने पर बल देते हैं। ये इस प्रकार से ये करने के लिए बल देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेडरिक कार्ल वान सेविनी ने संप्रेक्षित किया है। क्या किया है? कि इन्होंने सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1, 2 और 4 जिसका होगा करेक्ट आंसर होगा। ए, बी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। विधायन के पूर्व रूढ़ि का स्थान है। रूढ़ि व्यवहार के अनुकूल विधायन होना चाहिए और रूढ़ि विधायन से वरीय होता है। अब देखिए सेविग्नी महोदय का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेविग्नी के अनुसार कथन 1, 2 और 4 सही है। उन्होंने रूढ़ि के विधायन से महत्वपूर्ण माना है, जो रूढ़ि का विधायन होता है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। 11 में देखिए, केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि केल्सन ने क्या किया था? केल्सन ने विधि को धर्म, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास से अलग किया था। इसीलिए इनको विधि का विशुद्ध सिद्धांत इन्होंने दिया था। किसने दिया था? ये केल्सन महोदय के द्वारा दिया गया था। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। केल्सन के अनुसार विशुद्ध विधि का सिद्धांत राजनीति, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र तथा इतिहास आदि से अप्रभावित रखना चाहिए। विधि के ज्ञान को इच्छा, स्पृहा तथा प्रवृत्ति आदि को प्रभावों से मुक्त रखना चाहिए। इसलिए वे इसमें अप्रभावी रखने के कारण विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए विधि के सिद्धांत को ये विशुद्ध सिद्धांत के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर है, किंतु उच्चतम न्यायालय अपने विषयों से आबद्ध नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य का ये मामला है। अब देखिए इस मामले में क्या कहा गया है। इस मामले में कहा गया है बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड स्टेट ऑफ बिहार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेषित किया है कि भारत का उच्चतम न्यायालय स्वयं के निर्णय से बाध्य नहीं है। ये किस मामले में कह दिया गया है? ये बंगाल यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में ये बात कह दिया गया है। और ये कहाँ अभी हम लोग देखे हैं? आर्टिकल 141 में देखे हैं। मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो पूरे कोर्ट पे बाइंडिंग होगा, बट वो सेम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उचित रूप से कही जाने वाली विधि एवं अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि से किसने अंतर बताया है? अब किसने अंतर बताया है? तो जॉन ऑस्टिन के द्वारा ये अंतर बताया गया। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। उचित रूप से कही जाने वाली विधि तथा अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर को ऑस्टिन ने बताया था। उन्होंने विधि की वैधता को उच्चतर सिद्धांत के आधार पर बताया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधि शास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। ये किसने बताया है? तो ये सामंड के अनुसार इसके 3 भागों को बताया गया कि कौन कौन सा प्रकार का इनका भाग है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सामंड के अनुसार विशिष्ट अर्थ में विधि शास्त्र को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। क्रमशः विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक और नैतिक शाखा इसको कहा जाता है। इसीलिए इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं दोस्तों। विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रतिस्थापित किया गया। ये किसके द्वारा किया गया है? ये सेविग्नी महोदय के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा का उदाहरण है। ये व्यवहित कब्जा के उदाहरण के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। दोस्तों इनका एक्सप्लेनेशन देखिए। व्यवहित कब्जा वह है जो किसी अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से अर्जित किया जाता
जाता है? अभिकर्ता या सेवक एकमात्र रूप से अपने प्रधान या स्वामी के निमित्त कब्जा अर्जित करता है और वह उस पदार्थ में अपने हित का दावा नहीं करता, अर्थात अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा को व्यवहित कब्जा कहा जाता है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, जो जूरिस्प्रूडेंस का था, एकम निगम का मुख्य प्रयोजन है। अब इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? पद से निरंतरता बनाए रखना, मीन्स की जो पद है उसमें निरंतरता को बनाए रखना। दोस्तों ये 17 क्वेश्चन 2003 में पीसीएस जे के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आप एक मोटा मोटा अंदाज लगा लेंगे कि हाँ इस बार जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं जितना प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ है, जो 2018 तक का जो भी पेपर हुआ है, उन सभी पेपर को मैं डेली एनालिसिस करूंगा और आप लोगों के सामने लाऊंगा। आप उसमें से मिला लीजिएगा कि कौन सा पेपर में कितने नंबर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित प्रयोजन में नहीं आता है? तो इसका जो डी वाला क्लॉज है वो नहीं आता, जो डी ऑप्शन है। संसार के राज्यों में लोकतांत्रिक प्रशासन एवं विधि को नियम सुनिश्चित करना, ये नहीं आता है। अब देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य का वर्णन किया गया है। बाहर सी बात है, जो निम्नलिखित है: अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकास करना, तीसरा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करना, और चौथा समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना। इसमें से विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 1 में वर्णित प्रयोजन नहीं है। मीन्स कि ये जो है सभी देशों के लिए, वो संसार के लिए वो संसद का काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें से कौन सा ऐसा संयोजन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो ये तीनों हैं, ये ए सी डी, ये सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में 15 जजेस होते हैं, तो ये सही है, आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी वाला ही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर भी है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को संविधान की तारीख किस तारीख से लागू हुआ था? ये किस तारीख से ये आईसीसी का कानून जो है लागू हुआ था? तो ये लागू होने का इसका जो डेट है वो 1 जनवरी 2003 है। ये 1 जनवरी 2003 से ये लागू हुआ था। जो इन्फोर्समेंट डेट की बात करते हैं हम लोग, इनेक्टमेंट डेट की बात करते हैं, वही ये इन्फोर्समेंट डेट मीन्स की लागू की तारीख पूछ रही है। तो 1 जनवरी 2003 से ये लागू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपराध का संविधान 1 जनवरी 2003 से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। संयुक्त राष्ट्र के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद का किस राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग की शक्ति प्राप्त है? तो ये किसके पास प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये बल प्राप्त है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद को किसी राज्य के विरुद्ध बल प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 42 के अंतर्गत कार्यवाही सदस्य राज्यों की सेनाओं द्वारा किया जाता है। ये जो किया जाता है वो सदस्य राज्यों की सेनाओं के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं यहाँ पे। किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्शकारी विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के द्वारा ये किया जा सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 96 में परिच्छेद 1 में यह प्रावधान किया गया कि सुरक्षा परिषद या महासभा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी विधिक प्रश्न पर सलाहकारी राय देने का अनुरोध कर सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य अंग तथा विशिष्ट अभिकरण अपने कार्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विधिक प्रश्नों पर सलाहकारी राय देने का अनुरोध कर सकती है। ये वे ऐसा करने के लिए महासभा द्वारा प्राधिकृत है। ये इस प्रकार से करने के लिए इनके पास कहाँ से पावर मिलता है? ये तो महासभा से पावर मिलता है। जब हम लोग महासभा कहाँ पढ़ेंगे? जब हम लोग यूएनओ को पढ़ेंगे अच्छे से। हमने एक प्रीवियस लेक्चर में उसको भी लिया है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है यूएनओ। इसका मैंने लेक्चर लिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, डिटेल में मैंने लिया है। तो इसके जो पार्ट होते हैं वो 6 पार्ट हैं, मीन्स कि इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद आ गया, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको हम लोग कहते हैं, सेक्रेटरीट आ गया, यूकोसाक आ गया, आईसीजे आ गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ गया, ट्रस्टीशिप आ गया। इसी तरह से 6 इनके पार्ट हैं। उन 6 पार्ट में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पार्ट की बात यहाँ पे कर रहा है। सो मीन्स कि यहाँ पे उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग विधायी कृत्य करता है? विधायिका का कृत्य कौन करता है? महासभा के द्वारा काम करता है। मीन्स कि ये संसद के जैसे काम करता है, एज लाइक अ संसद वर्क करता है। आप उसको जब खोलेंगे, जब मेरा चैनल खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल यूएनओ करके एक टॉपिक लिया, उसमें मैं सारी चीज़ों के बारे में बताया, किसके कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे यूएनओ में इस्तेमाल किया जाता है, किसके पास वीटो पावर की शक्ति है, सभी चीज़ों के बारे में। महासभा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य निकाय है
वह विधायिका कृत्यों का संपादन करती है, क्योंकि वह निर्वाचन संबंधी, वित्त संबंधी एवं विधिक कार्य करती है। ये सब कार्य कौन करती है? ये सब महासभा के द्वारा ये कार्य किया जाता है। मीन्स कि कागज पत्थर वाला जितना कार्य होता है वो सब महासभा के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? यूएनओ में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल 193 देश हैं दोस्तों, और इसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर भी स्टेट इसमें लगाए गए हैं, एक हॉली सी है और एक फिलिस्तीन है। तो ये 2 जो स्टेट हैं ये ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में ये काम करते हैं। और जो इसका नया अभी सदस्य बना है वो साउथ सूडान इसका नया सदस्य बना है, जो कि 193 नंबर का सदस्य देश है। वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने नया सदस्य प्रवेश पाता है। संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य किस प्रकार से प्रवेश पाता है? तो ये डी, अस्थायी सदस्यों की सहमति मतों के साथ सुरक्षा परिषद सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। मीन्स कि अस्थायी सदस्य कौन कौन होते हैं? अस्थायी सदस्य 5 हमारे पास अस्थायी सदस्य हैं। किसमें अस्थायी सदस्य 5 हैं हमारे पास? तो यूएनओ में 5 हमारे पास अस्थायी सदस्य हैं। अगर वो अस्थायी सदस्य अपना सहमति देते हैं, इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है काम को रुकवाने की शक्ति है इस 5 देशों के पास। अगर ये देश चाहते हैं कि हाँ इनको सदस्यता नहीं दी जाएगी तो नहीं दी जाएगी। अगर ये देश में से कोई एक चाहता है, जैसे 5 देश है, 5 देश में से कोई एक चाहता है कि नहीं इनको सदस्यता देनी चाहिए, तो उनको दिया जाएगा सदस्यता। तो ये 5 का महत्व है यूएनओ में। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र में नया सदस्य प्रवेश पाता है। कैसे पाता है? तो आपने अभी देखा, अस्थायी सदस्यों की सहमत मतों के साथ सुरक्षा परिषद की सकारात्मक संस्तुति पर महासभा के द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 4 में शब्दावली में यह स्पष्ट होता है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, चाहे वह सकारात्मक सिफारिश हो या नकारात्मक। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सकारात्मक सिफारिश मीन्स की पॉजिटिव, और जो नकारात्मक होता है उसी को हम लोग वीटो कहते हैं, जो कि यहाँ पे वीटो लगाने की शक्ति इनके पास है। साधारणतः महासभा में विनिर्दिष्ट द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनाए जा सकते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। महासभा किसी राज्य को केवल तब तक सदस्य बना सकती है जब तक सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों की सहमति मत का शामिल करके 9 सदस्यों का सकारात्मक सिफारिश न की गई हो। मीन्स कि वहाँ पे सिफारिश जाती है तभी होता है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। 25 में ये बता रहा है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की जाती है। अब किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्रों के महासचिव की नियुक्ति की जाती है? महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर ये किया जाता है। इनके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 97 के अंतर्गत महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। महासभा को सुरक्षा परिषद की सिफारिश 9 सदस्यों के मत द्वारा की जाती है, जिसमें अस्थायी सदस्य की सहमति सूचक मत भी शामिल होता है। जो इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं, जो अभी 5 देशों के बारे में मैंने बताया है, उनके वोट का यहाँ पे ज़्यादा डिमांड होता है, उनका वोट यहाँ पे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यूएनओ में। क्वेश्चन नंबर 26 देते हैं। लिटिल असेंबली सृजित की गई है। किसको लिटिल असेंबली? महासभा को लिटिल असेंबली कहा जाता है। अब वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, ये जो 3 टॉपिक है ये बड़ा ही वेग टॉपिक है। जो अभी आप लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस देखा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखा है, अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। 27 में निम्न देशों में से सार्क का कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सिंगापुर जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों ये 2003 का पेपर है, आप इसमें मिला सकते हैं, कोई चेंजेस आया होगा तो आप चेंजेस करके ही पढ़ेंगे। ये 2003 का पेपर है, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है यूपी पीसीएसजे का, और जो इसमें बताया गया है वो चीज़ मैं आपके पास रख रहा हूँ। यूपी पीसीएसजे का ये 2003 का पेपर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कहिएगा कि मैंने गलत बता दिया। अगर सार्क में कोई बदलाव हुआ है इस टाइम तो प्रेजेंट में आप उसको गूगल कर लीजिएगा, किसी बुक में पढ़ लीजिएगा। ये 2003 का पेपर है, उसीलिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहा हूँ कि आप देख लें कि हाँ पेपर में क्वेश्चन आता कहाँ से। क्या सार्क से क्वेश्चन फंसता है? हाँ सार्क हमको पढ़ना है। क्या हमको संयुक्त राज्य अमेरिका से क्वेश्चन फंसता है? तो उसको पढ़ना है। हमें यूएनओ से पढ़ना है। वहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टॉपिक हमको क्लियर करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राज्य संघ में महासचिव के स्थान पर ट्रावका की स्थापना का प्रस्ताव दिया था? तो ये उत्तर यूएसएसआर के द्वारा दिया गया था। अब यूएसएसआर रहा नहीं, अब उसके जगह पे रसिया आ गया है। यूएसएसआर के जगह पे अब रसिया आ गया है। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को युद्धबंदी की हैसियत प्रदान की गई थी? तो ये किसको की गई थी? जेनेवा अभी समय 1949 के समय ये प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उसके विश्व व्यापार केंद्र पर 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी आक्रमण के कुछ ही सप्ताह की अवधि से जिसका आतंक विरोधी कानून का निर्माण किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है यूएस नेशनल सेफ्टी एक्ट नाम है उसका।
नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। किस देश ने दिसंबर 2003 में यह घोषणा की थी कि वह व्यापक विनाश 2003 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं है क्योंकि 2003 का करंट अफेयर हमसे पूछने वाला नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नोबेल पुरस्कार के 102वें वर्ष के इतिहास में पुरस्कार पाने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन बनी है? ये शिरीन एबादी बनी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सद्दाम हुसैन के सत्ता से हटाए जाने के बाद इराक में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का सचिवालय प्रशासक नियुक्त किया गया है? तो ये पाल ए ब्रेमर को ये नियुक्त किया गया। अब दोस्तों अब हमारा जो मेजर एक्ट है उससे हमारा क्वेश्चन अब आ रहा है। देखिए भारत के संविधान से मीन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अब कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चन बने वो 33 तक आपके 3 सब्जेक्ट से मिला करके क्वेश्चन बने, जूरिस्प्रूडेंस से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में ड्रॉप कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को आपको एनालिसिस करने हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है कि पंथ निरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है? अब किसमें कहा गया है कि जो पंथ निरपेक्ष है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है? तो ये बात आपको कहाँ पता चलेगा? ये बात आपको इसमें पता चलेगा, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं कहा गया। अब यहाँ पे केस लॉ आपके लिए आया, तो केस लॉ आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे केस आया है एसपी मित्तल बनाम भारत संघ का केस आया है, श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी प्रबंधन समिति बना का खूटिया का केस आया है, फिर अरुण राय बनाम भारत संघ का केस आया है। आप केस को देख सकते हैं, लेकिन इसमें किसी में भी नहीं कहा गया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की हम दोस्तों बात करते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया था कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? अब किस मामले में बता दिया कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? तो ये टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में ये बात बता दिया गया था कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। ये अधिकार जो होता है ये किसी प्रकार का मूल अधिकार नहीं होता है। अतएव किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित होती है। इसीलिए इस केस को लाया गया था टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। दोस्तों इसको मैं कई बार इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये लर्न हो जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों को इसी केस के अकॉर्डिंग हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल कर्तव्य की सूची में सम्मिलित है? अब कौन इसमें से है जो कि मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ए बी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। देखिए संविधान का पालन करना तथा उनके आदर्श तथा संस्थाओं का आदर करना ये शामिल है शुरू से। बी में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना और हिंसा से दूर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी शुरुआत से ही था। थर्ड की हम बात करते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा उसके अक्षुण्ण बनाए रखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी शुरू से था। तो इसमें यही बताया गया। भारतीय संविधान के भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। इसमें 1, 2 और 3 के कथन नागरिकों को प्रदान किए गए मूल कर्तव्य हैं। ये मूल कर्तव्य पंथ निरपेक्ष बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, यह मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। ये बात यहाँ पे बता दी गई। क्वेश्चन नंबर 37, अब आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर दोस्तों पेपर नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको मजा आने वाला नहीं है। आप कितना हो प्रिपरेशन कर लें, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी होता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको यही कहेगा कि आप 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति को 2 या अधिक संतानें उत्पन्न होगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में निर्हित रहेगा, मीन्स कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। एक मान्य विधि है, एक संविधान अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस नवीनवाद में ऐसा निर्णय दिया है? तो ये किसमें दिया है? जावेद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था। अब क्या निर्णय दिया था? उच्चतम न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया था। क्योंकि जो 37 में आपका जो एक्सप्लेनेशन तो कुछ इसमें दिया नहीं है, तो बस यही तक ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित किया जाता था। सूचियों को नीचे दिए सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ पे जैसे संविधान की सम्मेलन की स्वतंत्रता कहाँ दिया गया? ये अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 6 में दिया गया है। नहीं 19 के सब क्लॉज 3 में दिया गया है। वित्तीय व्यापार एवं उपजीविका की स्वतंत्रता के बारे में हमको कहाँ बताया गया है? तो ये हमको बताया गया अनुच्छेद 19 के क्लॉज 6 में बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हमें कहाँ बताया गया? तो ये 19 क्लास 2 में बताया गया है। संगम की स्वतंत्रता 19 क्लास 4 में ये हमको बताया गया, मीन्स कि 19 के सब क्लास 4 में ये बताया गया। अब दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या कह रहा है? सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 19 सब क्लास 3 में है।
वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 6 के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत, संगम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत निहित होती है। ये बातें इसमें बताई गई हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे खोल करके रख दिया गया एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से। अब क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। जिस कार्य को प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता है उसे परोक्षतः भी नहीं किया जा सकता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन जो संबंधित है आभासी संविधि के सिद्धांत से संबंधित है। मींस कि आभासी संविधि के सिद्धांत मींस सी से संबंधित है। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से यह संबंधित है। आभासी विधायन के सिद्धांत अथवा छद्म विधायन सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का आधार यह है कि जो कार्य विधानमंडल प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता वह कार्य वो अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकता। अगर आपको ये कार्य करने के लिए मना कर दिया गया तो ना आप डायरेक्ट कर सकते हैं इस कार्य को, ना आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं इस कार्य को। इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये 14 नंबर का जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे डी होगा। माननीय न्यायमूर्ति MN वेंकटचलैया जी हो इसके न्यायमूर्ति थे। क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो यहाँ पे भारत का महान्यायवादी जो होता है वो पद जो होता है प्रसाद पर्यंत धारण करता है। निम्नलिखित में से भारत का महान्यायवादी अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता मीन्स कि इनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए एज अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस के, इतना इनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसी के आधार पर इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखा जाता है जो कि भारत सरकार का सरकारी वकील होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। भारत में राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न उच्चतम न्यायालय में आता है। अब किस तरह से उच्चतम न्यायालय जाता है? तो ये प्रारंभिक अधिकारिता में मीन्स कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है उसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग सारा मामला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाता है। ये कहाँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में डिफाइन किया गया? तो आर्टिकल नंबर 313 मीन्स कि 331 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी है। 42 का जो आपका एक्सप्लेनेशन दिया है वो एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ से देखिए। 42 का जो एक्सप्लेनेशन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित पक्षकारों के बीच किसी विवाद से प्रारंभिक अधिकारिता है। पहला, संघ या एक से अधिक राज्यों के बीच। दूसरा, संघ और कोई अन्य राज्यों और तथा एक राज्य दूसरे की ओर। और तीसरा बताया, दो या अधिक राज्यों के बीच। उपर्युक्त सभी प्रकार के विवाद प्रारंभिक रूप से उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग 131 से आप लोग देख लीजिए, इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है, फिर अपीलीय जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फिर उसके बाद से अपीलीय जुरिस्डिक्शन की बात आती है, फिर सलाहकारी अधिकारिता की बात आती है। जो सलाहकारी अधिकारिता की बात की गई है आर्टिकल नंबर 143 में किया गया है। तो मीन्स की जुरिस्डिक्शन वो होता है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनसे सलाह मांग सकते हैं। क्या वो सलाह देने के लिए बाइंडिंग हैं? जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो क्या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाइंडिंग है? तो जी नहीं, बिल्कुल वो बाइंडिंग नहीं है। और क्या राष्ट्रपति इनकी सलाह को मानने के लिए बाइंडिंग है? जी नहीं, वो भी बिल्कुल मानने के लिए इनके सलाह को बाइंडिंग नहीं है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, श्री राम जन्मभूमि का, उसमें उनसे मांगा गया था सलाह, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगा गया था, तो उन्होंने देने से मना कर दिया, कहा कि मैं इस पर सलाह ही नहीं दूंगा, क्योंकि वो पॉलिटिशियन का मुद्दा उस टाइम बन गया था। तो इस प्रकार से एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और देने की बात आ गई है तो देखिए, इनरी बेरू क्या कहते हैं, केरल बिल के मामले में सलाह मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट से द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सलाह दिया था। फिर दिल्ली लॉज एक्ट बना था तो उसमें भी सलाह मांगा गया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे सलाह दिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की यहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है, संसद को राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने की शक्ति है, परंतु वह कब तक वो विधान बना सकता है? तो ये जो बना सकता है राष्ट्र हित में हो तभी वो विधान बना सकता है। अगर राष्ट्र हित में नहीं होता है तो वो विधान नहीं बनाएगा। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। निम्नलिखित विषयों पर संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्र हित में अनुच्छेद 294 में, मीन्स की 249 में, आर्टिकल 249 में ये बातें बताई गई है। सेकंड, आपात उद्घोषणा के दौरान, मीन्स की आर्टिकल 250 में। थर्ड जो बताया जा रहा है, राज्यों के सहमति से बनाए गए विधि, आर्टिकल 252 में। और फोर्थ जो बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधि, मीन्स की आर्टिकल 253 में ये बताया गया। और जो फिफ्थ हमारा बताया जा रहा है, राज्यों में सार्वभौमिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में आर्टिकल 356 में ये कानून बनाया जा सकता है। जो इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ था वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस किया।
फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 में अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक संशोधन में विहित है वह कौन सा संविधान संशोधन है? तो ये है भारत का राष्ट्रपति। ये कौन कर सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन में क्या बात कही जा रही है। देखिए एक्सप्लेनेशन, संविधान का अनुच्छेद 341 मीन्स की आर्टिकल नंबर 341 और आर्टिकल 342 राष्ट्रपति को इस जातियों को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा उपजातियों को उल्लिखित करेगा जो उस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझी जाएंगी। तो ये बात यहाँ पे बता दिया गया। आर्टिकल आपको मस्ट लर्न करके रखना है, आर्टिकल 341 है और आर्टिकल 342 है। क्वेश्चन नंबर 45 की यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आदरपूर्ण खड़े रहना चाहिए। और ये किस मामले में कहा गया है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन विथ केस लॉ के साथ आप देख लीजिए। केस लॉ है विजय इमैनुअल के मामले में ये जो बात कही गई थी, विजय इमैनुअल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया था कि राष्ट्रगान के समय आदरपूर्वक खड़े रहना आवश्यक होता है, उसे गाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और एक नवीन जिंदल का केस आया था, जो आपको याद होगा, नवीन जिंदल का केस, वहाँ झंडा फहराने से रिलेटेड वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। तो दोनों केस को यहाँ पे आप लर्न करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा धर्म की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाने का विनिर्दिष्ट आधार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखिए। एक्सप्लेनेशन में करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 सब क्लॉज 1 में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इन भाग के दूसरे उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात धर्म की स्वतंत्रता पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है तो इन ग्राउंड्स पे आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने एग्जांपल में कोविड ले लीजिए। कोविड में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के हमारे ऊपर इंपोज किया गया था कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे कोविड जो था वो तेजी से फैल रहा था। तो इसीलिए क्वारंटीन रूल को वहाँ पे हमको फॉलो किया जा रहा था और सरकार के द्वारा क्या किया गया था? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया था। तो वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या कर रहा है। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 मीन्स की आर्टिकल 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। अब किसके द्वारा इसका अनुमोदन कराया जाएगा? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो ए आपका होगा। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा, जिनके द्वारा अपनी प्रथम बैठक से 3 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया? एक्सप्लेनेशन में दिया गया आर्टिकल 352 के आधार पर आपात उद्घोषणा 6 मास से संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। यदि इस 6 मास की अवधि के दौरान आपात उद्घोषणा का अनुमोदन किए बिना लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उद्घोषणा चुनाव के पश्चात नई लोकसभा द्वारा प्रथम बैठक के 30 दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी। यदि इस अवधि के पूर्व उद्घोषणा का सदन द्वारा अनुमोदन न किया गया अर्थात 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है। जो ये 47 का करेक्ट आंसर था, इसका तो आपने करेक्ट आंसर देख ही लिया था, ए है, लेकिन इस प्रकार से इसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है? धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है? ये लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। किसके रिकमेंडेशन पे, किसकी सिफारिश पे धन विधेयक पेश किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय जी की सिफारिश पर धन विधेयकों को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, धन विधेयकों को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सी अर्हता नहीं है? अब उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसके लिए, उसके क्वालिफिकेशन के लिए क्या आवश्यक नहीं होता? उसको ये आवश्यक नहीं होता, उसको 35 वर्ष का एज पूरा करना, ये जो है सी वाला है, इसका ये होना आवश्यक नहीं है। बाकी इन तीनों ग्राउंड्स का होना आवश्यक है। अब तीनों ग्राउंड में आप एक्सप्लेनेशन से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या इनका होना आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक व्यक्ति का निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम वो 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो।
तीसरा जो बताया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। चौथी ग्राउंड जो बताई जा रही है, वो अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है। जो हाई कोर्ट का जज होता है वो अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस होता है वो अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज कितने दिन के बाद रिटायर होगा और हाई कोर्ट का जज कितने दिनों के बाद रिटायर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ देखिए, भारत के उच्च न्यायालयों ने किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो ये बात कर दिया गया है, ये केस लॉ है, मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ का मामला आया था, उसी केस में ये बातें बताई गई थी। दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आर्टिकल 21 से रिलेटेड ये केस लॉ है। आप वहाँ पे खोलेंगे तो आपको ये केस आसानी से मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत से केसेस के बारे में बात किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला, तो जो एमसी मेहता साहब हैं ये बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी मामला आ जाता है तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, 50-50 का रिस्क ले करके आप इनको लगा सकते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 की हम दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होता है। जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, यहाँ पे कहता है नीलपति बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां नागरिकों को मूल अधिकारों का राज्य द्वारा या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता है, वहां अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 मीन्स की आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल 32 में बताया गया है कि आप डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशंस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 226 में बताया गया है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट कहीं वायलेट हो रहा है, कहीं कर्टेल किया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर के आप रिट लगवा सकते हैं। के अंतर्गत न्यायालय को पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर दिलाने की शक्ति प्राप्त है। और अगर कंपनसेशन की बात आ रही है तो ये नीलपति बोहरा बनाम उड़ीसा राज्य का मामला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यह अधिकार प्राइवेट विधि के अधीन प्राप्त प्रतिकर पाने का अधिकार के अंतर्गत आता है। ऐसे मामले में संप्रभु की उन्मुक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन लेकर राज्य अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। ये स्रोत है JN पांडे जी का बुक है, उसी JN पांडे जी के बुक से ये स्रोत को लिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है, वो संपत्ति अंतरण अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। देखिए दोस्तों अभी तक आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 51 तक के इतने क्वेश्चन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बन रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम मींस की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे 2003 में, और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों मैं जानता हूँ बुक आप सभी लोगों के पास होता है, लेकिन लोग इतना कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पाते हैं। मैं खुद भी एज ए स्टूडेंट मैं रहा हूँ और मैं पढ़ने का कोशिश किया हूँ, लेकिन एक बार में बैठ करके 2 घंटा 150 जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व नहीं मैं भी कर पाता था। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको खोल करके इस तरह से कम सुन भी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इस टॉपिक से वहाँ पे उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था और स्ट्राइक कर जाएगा, तो ये आपको 2 नंबर दिला के जाएगा। ये 1 नंबर नहीं दिलाएगा, ये 2 नंबर आपको, ये 2 मार्क्स आपको दिला करके जाने वाला है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे बात करते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम की बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों इसका डी वाला जो करेक्ट आंसर है वही गलत है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार आगामी धाराओं में समस्त अंतरण से ऐसा कोई कार्य अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को अथवा स्वयं या एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को वर्तमान में या भविष्य में संपत्ति हस्तांतरित करता है और संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है। अतः इस धारा के अनुसार विकल्प डी है वो जो गलत आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या कह रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा है। अब किसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम के नाम से जानते हैं, तो मुस्लिम विवाह का अद्दत जो मेहर का दावा होता है इसको एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत हम लोग डील करते हैं। इसका एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन से आपको ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है। तो इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित को अनुयोज्य दावा। अब दोस्तों अनुयोज्य दावा कहाँ दिया गया है, ये आपके लिए हो सकता है ये रेंज में पूछ रहे तो 130 से लेकर के सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 तक ये आपको अनुयोज्य दावा मींस की एक्शनेबल क्लेम को आपको डिफाइन किया गया। कहाँ पे डिफाइन किया गया, ये TP एक्ट में आपको डिफाइन किया गया, जो कि लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है। इस तरह से भी आप इसको लर्न करके रख सकते हैं। देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित को अनुयोज्य दावा माना गया है। बकाया किराए के लिए दावा,
ये अनियोज्य दावा है। भविष्य में देय होने वाले किराया, ये अनियोज्य दावा है। निष्पादन संबंधित से लाभ, अनियोज्य दावा है। फर्म में भागीदारी, अनियोज्य दावा है। निष्पादित संविदा से लाभ, अनियोज्य दावा है। जीवन बीमा, भविष्य निधि आदि, अनियोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है। मुस्लिम विधवा का अद्दत मेहर, अनियोज्य दावा है, एक्शनेबल क्लेम है। दोस्तों एक्शनेबल क्लेम के बारे में जितना हो सकता था वो सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताने का कोशिश किया है। आप किताब खोल लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। एक अनियोज्य दावा का अंतरण है। देखिए अनियोज्य दावा से मीन्स कि एक्शनेबल क्लेम से यहाँ पे 2-2 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके लिए सोच लीजिए कि लास्ट चैप्टर नंबर 8 जो है 130 से लेकर के 137 सेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक अनियोज्य दावा का अंतरण, इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बी वाले में क्या बताया गया है, अंतरणकर्ता द्वारा हस्तांतरित लिखत से किया जा सकता है। मीन्स कि ये लिखत द्वारा किया जा सकता है। ये बताया जा रहा है कि जो अंतरण करता है उसके हस्ताक्षरित के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 की हम बात करते हैं, 55 नंबर की। इसमें देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1982 की निम्नलिखित में से कौन सा धाराओं से स्पष्ट है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के निरहित होने के विरोध में। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा धारा 26 होगा और धारा 29 होगा। किसका, टीपी एक्ट का धारा 26 और धारा 29 आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 26 एवं 29 से स्पष्ट होता है कि विधि हित के निहित होने के पक्ष में है तथा हित के विनिर्दिष्ट होने के विरोध में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, जो कि कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है। कपटपूर्ण अंतरण क्या होता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या होता है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या होता है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका होगा सेक्शन नंबर 53 में आपका फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के बारे में बताया गया कि फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर क्या होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण की परिभाषा के बारे में परिभाषित किया गया कि हाँ कपटपूर्ण अंतरण क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का। निम्नलिखित में से कौन हित अंतरणीय नहीं है। जो कौन सा हित ऐसा है जो कि अंतरणीय नहीं है, किसको हम, कौन सा ऐसा हित है जिसको हम अंतरण नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। उत्तराधिकार का संभावना पर आधारित हित को हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमको उत्तराधिकार मिलने वाला है तो मैं इस चीज को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूं, नहीं कर सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के खंड क में कहा गया है कि किसी प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की संभावना कुल्य की मृत्यु पर किसी नातेदारी की वसीयत संपदा अभिप्रेत करने की संभावना या इसी प्रकृति की कोई अन्य संभावना मात्र अंतरित नहीं की जा सकती। सिर्फ इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की चीज़ों को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58 की हम बात करते हैं। 58 में दे रहा है, अब यहाँ पर दे रहा है अजात व्यक्ति के पक्ष में हित सृजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है उपर्युक्त डी, मीन्स कि सभी के सभी यहाँ पे आवश्यक है। अब इसके दोस्तों एक्सप्लेनेशन से हम यहाँ पर देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जहाँ संपत्ति का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 58 का ही बता रहे हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 13 के अनुसार जहां संपत्ति का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करके जिसका अंतरण किसी तिथि पर अस्तित्व में न हो किसी हित का सृजन किया जाता हो और यह हित उसी अंतरण द्वारा सृजित किसी पूर्वी के हित के अध्यधीन हो, वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृजित हित तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उस हित का विस्तार संपत्ति के अंतरिति के संपूर्ण हित पर न हो। अतः उपर्युक्त सभी कथन सही है। जो भी कथन इसमें है सभी के सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में ये बताया जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 जो देखिए इसमें बताया जा रहा है, को अपना मकान ख को इस शर्त के साथ विक्रय करता है कि ख उस मकान को गौ के अतिरिक्त किसी अन्य को अंतरित नहीं करेगा, मीन्स किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं करेगा। ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। विधि मान्य है किंतु शर्त शून्य है। भाई उसने जमीन खरीद लिया, गौ को बेचे, 9 को बेचे, 6 को बेचे, अब आपकी क्या दिक्कत है, अब उसने तो प्रॉपर्टी को आपसे खरीद लिया है ना। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विक्रय विधिमान्य किंतु शर्त शून्य होता है। विक्रय जो होता है वो विधिमान्य होगा लेकिन शर्त जो होगा यहाँ पे शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। 60 में यह कह रहा है ख को 50,000 रुपये दान देता है। ख की सहमति से 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये जबकि चाहे वापस प्राप्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये उधार दिया लेकिन उसने 10,000 रुपये कभी भी वो पा सकता है, कभी भी पाने का वो हकदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका ये होगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये तक का दान विधिमान है तथा 10,000 रुपये वापस पाने के लिए शून्य है। ये जो 10,000 रुपये तक वापस पाने का है ये शून्य हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है
एक सर्वस्व अदाता मीन्स कि एक सर्वस्व अदाता दाता को ऋणदाताओं के प्रति दायित्वधीन है। सर्वस्व अदाता का दायित्व, जो सर्वस्व अदाता होता है उसका दायित्व क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें लिखा है उसके पास दान स्वरूप दी गई संपत्ति के मूल्य की सीमा तक होता है, मीन्स की मूल्य की सीमा तक उसके पास होता है। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। यहाँ पे दो अधिकारों में से चुनाव जहाँ एक स्पष्ट आशय हो कि दोनों का उपयोग आश्रित नहीं था कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? निर्वचन का सिद्धांत, जो कि डॉक्ट्रिन ये है। अब उस डॉक्ट्रिन का हमें पूरा नाम नहीं याद आ रहा है, तो ये सिद्धांत का मीन्स की सेवरेबिलिटी का ये सिद्धांत है, निर्वचन का सिद्धांत। उसको निर्वचन के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो निर्वचन का सिद्धांत है जो कि सेक्शन नंबर 35 में हमको बताया। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन इसको कहते हैं दोस्तों। हाँ, अब याद आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। डॉक्ट्रिन वो इलेक्शन है 35 में डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा के अभाव में अचल संपत्ति का विनिर्माण के प्रयोजन के लिए किया गया पट्टा निम्नलिखित अवधि के लिए समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? जो 63rd है उसका करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो बी होगा। वर्षानुवर्ष के लिए ये समझा जाएगा, मीन्स कि मासानुमासी भी होता है लेकिन वर्षानुवर्ष के लिए ये समझा जाएगा। जैसे कि हम लोग संपत्ति दे देते हैं, एक साल तुम खेती करो, बटैया दे देते हैं, उसी तरह से ये है, वर्षानुवर्षी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रहण द्वारा पट्टा के परिवर्तन का आधार है? 64 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अभिकर्ता शर्त के भंग होने पर, जो अभिकर्ता होता है वो शर्त के भंग होने पर इस प्रकार से कर सकता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 111 के खंड क से च तक पट्टे के पर्यवसान का उपबंध करता है। इसमें संप्रहरण द्वारा पट्टे के पर्यवसान का आधार है अभिकर्ता अभिव्यक्त शर्त के भंग होने पर। ये जो अभिव्यक्त शर्त है उसके भंग हो जाने पर इस प्रकार से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 265 देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिखा है अभिकरण अभिधारणा कहाँ जा रहा है? अभिधारणा का जो करेक्ट आंसर होगा वो इधर पट्टा होगा। अभिधारणा का करेक्ट ऑप्शन पट्टा होगा। फिर सर्वस्व अदाता कहाँ पे जाएगा? सर्वस्व अदाता जो होगा वो दान में जाएगा। फिर उसके बाद से थर्ड मोचन की बात कर रहे हैं, मोचन कहाँ जाएगा? बंधक रहेगा तभी तो वो मोचन होगा। फिर क्रेता कहाँ जाएगा? जब वो क्रेता किसके पास जाएगा? जब कोई चीज़ बेचेंगे तभी तो क्रेता के पास जाएगा। तो आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों वो ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66 की। यहाँ पर देखिए नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहते हैं। कथन ए और कारण आर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। इसको रीजन एंड असर्शन भी कहते हैं। दान की विधिक अनुसंगतियों में दान का अत्यंतिक उपभोग शामिल है। पहले में कह रहा है दान का अत्यंतिक उपभोग शामिल है। बी में क्या कह रहा है? आर में क्या कह रहा है? अदाता को दान के उपयोग करने से किसी शर्त द्वारा निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ए करेक्ट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यही इसमें बताया गया कि ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दे रहा है? बंधक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बंधक के बारे में कौन सा कथन जो होता है वो सत्य नहीं है। बंधक में स्वामित्व का अंतरण होता है। जो बंधक होता है इसमें स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। हम लोग कुछ समय के लिए बंधक में देते हैं। अब हम धोबी को कपड़ा दिए तो क्या जीवन भर के थोड़े दे दिए हैं कि नहीं भैया तुम कपड़ा अब लेके जाओ, तुम ही पहनना, हम नहीं पहनेंगे? तो इस प्रकार का नहीं होता है। बंधक जो हम लोग करते हैं, जैसे गिरवी हम लोग रखते हैं, प्लेज जिसको कहते हैं, तो वो हम लोग जीवन भर के लिए नहीं करते हैं। इसमें स्वामित्व का अंतरण नहीं किया जा सकता, कुछ टाइम के लिए किया जाता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 के अनुसार बंधक से स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है, अतः विकल्प भी गलत है। अब दोस्तों हमारे पास आ जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि साक्ष्य अधिनियम मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड अब क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक जितना क्वेश्चन बन रहा था वो टीपी एक्ट से बन रहा था, अब यहाँ पे देखिए साक्ष्य अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 की हम दोस्तों बात कर रहे हैं। इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो 39 के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, सेक्शन नंबर 39। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा प्रस्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है? अब कौन नहीं आता है इसके अंतर्गत? भाई सभी न्यायालय आते हैं। साक्ष्य देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं और सभी मजिस्ट्रेट भी आते हैं। इसमें मध्यस्थतों को शामिल नहीं किया गया, यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पे बताया गया। क्वेश्चन नंबर 70 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला किससे संबंधित है? जो सावलदास बनाम बिहार राज्य का मामला है, तो दोस्तों ये रेस जेस्टे के सिद्धांत से संबंधित है। ये रेस जेस्टे का सिद्धांत आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एक्सप्लेनेशन
एक्सप्लेनेशन को देखिए, साबलदास बनाम बिहार राज्य के मामले में रेस जेस्टे का नियम संबंधित है, ये इसी नियम को संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के आधार पर कोई नवीन विचारण नहीं होगा? तो ये किसमें बताया जा रहा है? ये जो बताया जा रहा है वो धारा 161 में ये बातें बताई जा रही हैं, मीन्स की धारा 167 में ये बातें बताई जा रही हैं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, ये लास्ट सेक्शन है आई का, मीन्स की इंडियन एविडेंस एक्ट का ये लास्ट सेक्शन है। अब देख लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 167 में यह उपबंधित करती है कि साक्ष्य अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचार नहीं होगा। मीन्स कि साक्ष्य के आधार पर सिर्फ अब आप कहेंगे कि नहीं ये साक्ष्य अब मिल गया, अब यहाँ पे नया विचारण किया जाएगा, तो इस प्रकार से नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार अगर कोर्ट ने जो है डिसाइड कर दिया तो उसको डिसाइड कर दिया। और इसके देखिए, इस आधार के अनुसार, इस धारा के अनुसार साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण में किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उल्टे जाने के आधार पर नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा अपेक्षित उठाया गया है यह प्रतीत होगा कि अग्रणीय है, उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, अथवा यह कि उस अग्रणीय साक्ष्य भी लिया गया हो, उसके विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार का कोई भी फेरफार जो होना चाहिए था वो नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 72 में क्या बताया रहा है, यहाँ पे साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के अधीन एक अभियुक्त किसी संस्वीकृति स अभियुक्त के विरुद्ध प्रयुक्त हो सकता है। ये किसके लिए किया जा सकता है? ये संपोषक साक्ष्य के लिए किया जा सकता है, मीन्स कि उसके साक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 की हम बात करते हैं। 73 में दे रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 सब क्लॉज 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी। किस चीज़ का करता है? भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की, जो विधि प्रवृत्त हैं उन सभी विधियों की करनी होती है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 सब क्लॉज 1 के अधीन न्यायालय को न्यायिक अपेक्षा करनी होगी भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियों का। क्वेश्चन नंबर 74 की हम बात करते हैं, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। अब ये पाकला नारायण स्वामी का वाद किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 74, तो ये जो संबंधित है ये मृत्युकालिक कथन से, मीन्स की डाइंग डिक्लेरेशन से संबंधित है। दोस्तों डाइंग डिक्लेरेशन आपको कहाँ पे डिफाइन किया गया? तो ये सेक्शन नंबर 32 के सब क्लॉज 1 में डिफाइन किया गया, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 75 की हम बात करते हैं, अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है, को अपराध के लिए आरोपित किया जाता है। यह संस्वीकृति जो होती है साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके विरुद्ध इसलिए नहीं साबित किया जा सकता क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में जब तक पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन जो होता है वो मान्य नहीं होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, यदि अपराध करने के बाद पुलिस अधिकारी के पास जाता है, संस्वीकृति करता है और अन्य सूचना देता है और अपराध के लिए आरोपित किया जाता है, तो यह संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के कारण उसके विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है। तो जो ऑफेंस कमिट किया है उसके विरुद्ध ये साबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 76 की हम बात करते हैं। 76 में बात करता है, मूल साक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? अब इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? तो इसमें जो रॉन्ग आंसर इसका है सी वाला रॉन्ग आंसर है। एक मूल साक्ष्य द्वारा न्यायालय के समक्ष लिख कर दिया जा सकता है, दस्तावेज साक्ष्य समझा जाएगा। तो जो दस्तावेज साक्ष्य समझा जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन को देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119, अब ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 119 में ये बताया गया है कि अगर कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर वो साक्ष्य देना चाहता है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के वो साक्ष्य देना चाहता है, तो वो जो लिख कर या किसी से लिखवा करके वो साक्ष्य दिलवा रहा है, तो उस साक्ष्य को कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? तो उसको दोस्तों मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। वही बातें इस पूरे एक्सप्लेनेशन में कही जा रही है जो मैंने आपको आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 77 की बात यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बताया जा रहा है, द्वारा बो की हत्या के एक विचारण में कौन सा तथ्य सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों इसमें डी वाला जो करेक्ट आंसर होगा वही सुसंगत नहीं है। और उस दिन बम्बई में था जबकि बो की हत्या चेन्नई में हुई थी। तो ये यही बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर डी का इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात कर रहे हैं, कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, इसे कहा जाता है, उसे कौन सा प्रश्न कहा जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसे कौन सा प्रश्न कहा जाता है? तो उसे सूचक प्रश्न कहा जाता है। सूचक प्रश्न कैसे पूछा जाता है? यस नो टाइप का वो प्रश्न होता है, उसी को सूचक प्रश्न कहते हैं। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 141 में ये डिफाइन किया गया। हाँ, तुम इस चीज़ को जानते हो, हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना, यही कहा जाता है।
इसी को लीडिंग क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, सूचक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 के अनुसार जब कोई प्रश्न या जो प्रश्न उसके उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा संयोजक सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ए वाला इसमें सही सुमेलित नहीं है, जो ए वाला ऑप्शन है वही वाला सही सुमेलित नहीं है। इसमें यही बात बताई जा रही है। अब आप इसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 में आप देखिए यहाँ पे दिया साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 सब क्लॉज 3, 146 सब क्लॉज 3 में परंतु के अधीन बलात् संघ के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में क्या होगा, सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी वाले में क्या बताया गया है वो देखिए। उसके साधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। जो सेक्शन नंबर 53A है उसके चरित्र मीन्स के उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में आप क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछ सकते हैं, यही बात बताएगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 146 सब क्लास 3 के परंतु को क के अधीन बलात् संघ के अभियोजन में अभियोक्त्री के प्रति परीक्षण में उसके असाधारण अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न उस प्रकार का प्रश्न आपसे नहीं पूछा जा सकता, उसके प्रीवियस कंडक्ट को नहीं याद दिलाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं। 81 में दे रहा है प्रति परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो प्रति परीक्षा होता है उसके लिए कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों यहाँ पे जो ए वाला है ऑप्शन यही सही होगा। इसमें ए क्या कह रहा है, चरित्र का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रति परीक्षा की जा सकती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। प्रति परीक्षा में साक्षी के सभी सुसंगत तथ्य के बारे में, जितने भी सुसंगत तथ्य होते हैं उस सुसंगत तथ्य के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उससे उसके सील अथवा चरित्र के बारे में कोई भी प्रश्न किए जा सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार का किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 का। 82 वाले में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अधीन साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार किसके ऊपर होता है, तो ये लगातार बदलता रहता है। मीन्स कि वर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाता है, फिर ओनेस ऑफ प्रूफ किसके जाता है। 101 102 जब इंडियन एविडेंस एक्ट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। दोस्तों यहाँ तक 82 तक तो था इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड। अब आगे हमारे पास IPC, अब भारतीय दंड संहिता से रिलेटेड देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बस क्वेश्चन को एनालिसिस करते जाइएगा, दिमाग में बैठाया जाएगा, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा, अगर हमारे पास IPC में 511 धारा है तो 511 से 512 धारा से तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं भाई, पूछेगा हमसे एक्ट से पूछेगा, प्रोविजन से पूछेगा, प्रोवाइजो से पूछेगा, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जांपल से पूछेगा, एक्सप्लेनेशन से पूछेगा। पूछ भाई, कहां से तुम पूछोगे क्वेश्चन, हम सब क्वेश्चन को तैयार करके जाएंगे तो पूछोगे कहां से। अब एक्ट से तो बाहर जाकर वो पूछेगा नहीं ना, तो वही चीज यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो सी होगा। हेतु जो होता है वो आवश्यक तत्व नहीं होता है, आपराधिक कृत्य होता है, दुराशय होता है और मानव इसका आवश्यक तत्व होता है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है मानव अपराधी के कृत्य एवं दुराशय को अपराध का आवश्यक तत्व माना गया है, हेतु को अपराध का आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। जो हेतु होता है, जो मोटिव होता है, उसको आवश्यक तत्व नहीं माना गया। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देखिए। 84 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयत्न से संबंधित नहीं है, तो डी यहाँ पे राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश का जो मामला है ये संबंधित नहीं है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है वो क्वेश्चन नंबर 85, आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो आर बनाम डडले एवं स्टीफन का वाद है ये संबंधित है किससे, आवश्यकता से, मीन्स की नेसेसिटी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, आर बनाम डडले एंड स्टीफन के बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 पर यह एक निर्दर्शक वाद है। धारा 81 आवश्यकता के सिद्धांत से संबंधित वाद है। मीन्स कि इसमें एक बच्चे को मार करके खा जाया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वाद है। क्वेश्चन नंबर 86 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, इसका ए जो है वही करेक्ट आंसर नहीं है। सिराज बनाम डी रूट एजेंट का वाद दुराशय से संबंधित है। जो सिराज बनाम डी रूट एजेंट का, इसके एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए दोस्तों, टाइम ना बर्बाद करिए। सिराज बनाम डी रूट एजेंट का वाद जो है संबंधित है वो किससे है, दुराशय से संबंधित है। सिराज बनाम डी रूट एजेंट का दुराशय से संबंधित है, अतः इसका सुमेलन सही है। किंतु 2, 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वारेंद्र कुमार बोस बनाम किंग एम्परर का मामला कॉमन इंटेंशन से संबंधित है, जो कि सेक्शन नंबर 34 से है। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य का मामला जो कि अटेम्प्ट से संबंधित है, सेक्शन नंबर 511 से संबंधित है। और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला आत्महत्या जो कि 309 से संबंधित है। जो ये बातें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, यहाँ पे पूरा आपको किस लॉ मिल गया जो IPC से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 87 की हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें 150 प्रश्न है और उन 150 प्रश्नों को हमको करना है। अब 87 को देखिए, कथन ए और कारण आर को बताइए। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसके करते समय चित्त विकृतता के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ है।
कारण ए हो गया, कथन ए हो गया। कारण देखिए, तथ्य की भूल एक अच्छा बचाव है तथा विधि की भूल बचाव नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जा रहा है, वही सेम चीज बताया जा रहा है। कथन एवं कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि कथन धारा 84 संबंधित है तथा कारण धारा 76 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या कर रहा है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। कहां तक ही हो सकता है, तो इसका जो ऑफेंस है ये डी तक हो सकता है, मींस कि डकैती। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डकैती तक हो सकता है। ठीक, आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब हो सकता है, ये डकैती तक हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 89 को आप देखिए। 89 में क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। कोई व्यक्ति द्वारा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में किया गया कृत्य, मीन्स कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पे जो वर्ड आता है इसके लिए, वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में अगर मिल करके कोई कार्य किया गया तो माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा वो कार्य किया गया है। वही चीज पूरे एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया जो मैंने आपको बता दिया। देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के आकलन करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। एक, आपराधिक कृत्य का होना आवश्यक है। आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। तीसरा, आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्ति द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किया गया होगा, मीन्स कि इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन में किया जाता है। और यहीं पर दोस्तों एक सेक्शन 1 और आ जाता है, सेक्शन 149, जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। यहाँ पे इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है और यहाँ पे इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है। दोनों ही दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन से क्वेश्चंस आते हैं, आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं कि 34 में क्या डिफाइन किया गया है, 149 में क्या डिफाइन किया गया है। इसमें इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है, इसमें इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। इससे रिलेटेड बारेंद्र कुमार घोष का केस आता है, फिर महबूब शाह का केस आता है। तो जो इंपॉर्टेंट केस है उसको आप लर्न करके रखिएगा। इससे रिलेटेड मेन कोई बेसिकली उतना केस नहीं बना। एक्सप्लेनेशन में दोस्तों वही बातें बताई जा रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। 90 में यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। किसको मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जाएगा, किसी बीमाकृत पार्सल की डाक की रसीद जो होती है उसको एक मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क भारत में ख को जो पाकिस्तान में एक विदेशी है पाकिस्तान में हत्या करने के लिए उकसाता है, ख हत्या कर देता है, इस मामले में ए को हत्या के लिए दोषी, क हत्या के दुष्प्रेरणा के लिए दोषी है, जो क होगा हत्या के दुष्प्रेरणा के लिए दोषी होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 108 क के अनुसार को हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी होगा। दोस्तों यहाँ से आपको सेक्शन भी देखने को मिल जा रहा है कि हाँ ये किस सेक्शन में इस बात को कहा गया है। हत्या का दुष्प्रेरण का दोषी होगा। यह धारा भारत के बाहर रहते हुए किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र में अपराध का दुष्प्रेरित करने पर उसे दंडनीय बनाती है। ये बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। 92 में कह रहा, जो एक पुजारी एक लड़के को प्रोतात्म भूत से छुड़ाने के लिए पीटता है, लड़के की मृत्यु हो जाती है, जो किस चीज के लिए दोषी होगा, वो सदोष मानव वध का दोषी होगा। मीन्स कि वो जो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए दोषी माना जाएगा। जो 92 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यही होगा दोस्तों, बी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जो नामक पुजारी भारतीय दंड संहिता की धारा 299 के अपराध का आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। मीन्स कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए वो लाइबल ठहराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करते हैं। 93 में बताया जा रहा है, बलात् संघ से पीड़ित का परिचय प्रकटन किस धारा में नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको किया जा सकता है 228 क में नहीं किया जा सकता है। मीन्स कि रेप विक्टिम जो होती है उसका आप प्रकटन नहीं कर सकते, उसके नाम का आप उजागर नहीं कर सकते हैं, उसका पेपर में आप नाम नहीं छाप सकते। यही बात इसके एक्सप्लेनेशन में किया गया। 94 की हम बात करते हैं। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव को सामान्य उद्देश्य से अग्रसर करने की गई है हिंसा का प्रयोग गठित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, इसको बलवा कहते हैं। बलवा में इस प्रकार का किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है 94 का, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराधी का दोषी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 हम देखते हैं। 95 में क्या बता रहा है। 95 में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और ने बॉस से ऋण लिया था जिसका भुगतान वह कर चुका था, परंतु उसकी रसीद उससे खो गई थी। उस भुगतान की वह दूसरी रसीद बनवा लेता है। जब वह उस पर पुनः भुगतान का दावा करता है तो वह उस रसीद से असाक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इस मामले में बी
और इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा, और किसी अपराध का दोषी नहीं होगा, और जो होगा किसी अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं। और चोरी करने के आशय से रात्रि में बॉ के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे से एक संदूक निकालकर आंगन में ले जाता है, जहां वह उसे खोलता है। खोलने के बाद वह उस संदूक में से कोई चीज़ नहीं पाता है जो ले जाने योग्य हो और संदूक को वह छोड़कर चला जाता है। इस मामले में और गृह अतिचार एवं चोरी के प्रयत्न का दोषी होगा, मीन्स की अटेम्प्ट का वो दोषी माना जाएगा, यहाँ पे उसको अटेम्प्ट के लिए लायबल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 297 की हम बात करते हैं। 97 में कह रहा है को एक मकान मालिक अपने किराएदार ख को इस उद्देश्य से यंत्रणा देता है कि वह मजबूर होकर उसको मकान का किराया अदा कर दे और इस प्रकार किसी प्रकार की उपहति कारित कर दे कि राशि वसूला जा सके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क जो होगा वो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 के अधीन आपराधिक अवित्रास का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करते हैं। 98 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित नहीं है। अब इसमें दोस्तों डी वाला है, जो बी वाला है वही आपका सही सुमेलित नहीं है। अब इसके एक्सप्लेनेशन से आप देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन से आपको बातें समझ में आ जाएगी। अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई जरूर देगा। निम्नलिखित संयोजन 1, 2, 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दहेज हत्या धारा 304 एक्सप्लेनेशन 304 ख से संबंधित है, बलात् संघ धारा 376 से संबंधित है तथा लूट धारा 390 से संबंधित है। इसी के बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 की हम बात करते हैं। 99 में दिया गया अपनी कार द्वारा, जो है अपनी कार द्वारा इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा था। ठीक, रास्ते में वो उससे मिला और निवेदन किया कि वो उसे मध्यवर्ती नगर रायबरेली तक अपनी कार से ले चले। औ ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया और उसे कार पर बैठा लिया, परंतु रायबरेली पहुंचते ही बॉ के बार बार निवेदन करने के बावजूद उसे वहां नहीं उतारा। बॉ की इच्छा के विरुद्ध उसे लखनऊ तक ले जाया गया। ये कौन सा ऑफेंस है? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। और बॉ का सदोष परिरोध कारित करने का दोषी होगा, जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात की जा रही है उसी के लिए दोषी होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। प्रस्तुत दृष्टांत में और भारतीय दंड संहिता की धारा 340 के अंतर्गत बॉ के सापेक्ष परिरोध कारित करने का दोषी होगा। इस धारा में कहा जाता है कि जो किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित सीमा से परे जाने से निवारित कर दे वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, तो वो उसका सदोष परिरोध करता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। किस मामले में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने का आशय से किया गया हमला जो होता है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के खंड बी के अनुसार किसी मामले में शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु कारित करने तक नहीं होता है जब तक किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कारित करने का आशय न किया गया हो, हमला इस प्रकार से न किया गया हो तब तक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 101 की हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 101 में बात कर रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? अनैच्छिक मतत्ता के बारे में बात कर रहा है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य के मामले में बात कर रहा है, आत्महत्या करने का प्रयत्न और दिविवाह के मामले में बात कर रहा है। दोस्तों इसके एक्सप्लेनेशन से देख लीजिए, बी वाला जो है वो गलत है। यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में स्वैच्छिक मतत्तता से संबंधित है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन से संबंधित है और वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला इस विषय पर भारत में प्रमुख वाद है, अतः यह वाद धारा 86 से संबंधित है। अनैच्छिक मतत्तता धारा 85 में संबंधित है। आत्महत्या करने का प्रयत्न धारा 307 में संबंधित है, जबकि धारा 497 जारकर्म एडल्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 102 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए 102 क्वेश्चन, हाँ 102। अब जो 102 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है वो दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है, मीन्स कि सीपीसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ जा रहा है। यहाँ तक तो अभी तक आईपीसी चला था, अब आईपीसी के पास देखिए दोस्तों सिविल प्रक्रिया संहिता मीन्स की सीपीसी आ गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 102 में, सिविल प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2003 संबंधित है। अब ये 2003 का दोस्तों पेपर था तो इसीलिए 2003 से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ पे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में इस प्रकार का संशोधन किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हम लोग मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उत्तर प्रदेश का संशोधन है, उत्तर प्रदेश का संशोधन 2003 का है, तो ये पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 103 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवचन का नियम नहीं है? तो इसमें बी जो है वो अभिवचन का नियम नहीं है। विधि का कथन करे तथा तथ्यों का अभिवचन करे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संयोजन सही सुमेलित नहीं है। अब कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, इसको हम एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं। इसमें टाइम खराब करने से अच्छा है एक्सप्लेनेशन में हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
104 का ये एक्सप्लेनेशन है, इसको देखिए। एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 विचाराधीन न्याय के विषय में उपबंधित करता है। प्राज्ञ न्याय का संहिता की धारा 11 में परिभाषित किया गया है। निर्णय एवं डिक्री की धारा 33 में परिभाषित किया गया। साक्ष्य को धारा 27 को आदेश 16 के अंतर्गत परिभाषित किया गया। धारा 80 सूचना से संबंधित है, अतः 1, 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। यही जो बात बताई गई है, 1, 2, 4 जो है वो सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्राज्ञ न्याय से संबंधित है? कौन सा जो वाद है जो कि प्राज्ञ न्याय से संबंधित है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, सत्याचरण बनाम देवराजन का जो मामला है ये प्राज्ञ न्याय से संबंधित है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, जो इसका 105 का एक्सप्लेनेशन देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्याचरण बनाम देवराज के मामले में प्राज्ञ न्याय के सिद्धांत का सुंदर विवेचना करते हुए कहा है कि प्राज्ञ न्याय का यह सिद्धांत वादों के संबंध में समव्यवहार प्रक्रिया की धारा 11 में संविष्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। 106 में क्या कह रहा है, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वह संसित करने का स्थान निर्धारित होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता की किस धारा में ये बात बताया जा रहा है? धारा 106। क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर होगा भी होगा ये धारा 18 के अनुसार ये बात बताई जा रही है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में बताया जा रहा है कि जहां न्यायालय की अधिकारिता किसी स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, जहां मीन्स कि जिसका पता नहीं चल रहा है कि हाँ इसका अधिकारिता सीमा कहां तक है, वहां दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के अनुसार वहां वाद संसित किया जाएगा। इस धारा के अनुसार ऐसे अचल संपत्ति के संबंध में वाद जिसके बारे में यह निश्चित नहीं है, वह 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में से किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है, उसे न्यायालय में से किसी न्यायालय द्वारा संसित किया जा सकता है। ये दोस्तों 106 में बताया जा रहा था। दोस्तों 107 में हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 107 में, यहाँ पे 107 में देखिए, सभी सिविल न्यायालय को किन वादों के विचारण की अधिकारिता है। अब किसको विचारण की अधिकारिता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें बताया जा रहा है उन वादों के अलावा जिनका संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सभी सिविल प्रकृति के वाद। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार न्यायालय व्यवहार प्रकार के समस्त वादों का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार रखते हैं, सिवाय उन वादों के जिनका उनके द्वारा विचारण अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय केवल व्यवहार प्रकृति के वादों को ही सुनने का अधिकार रखता है। क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात करते हैं। 108 में देखिए क्या दिया है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वाद ने अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है? यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल का जो मामला होगा दोस्तों ये करेक्ट इसका आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदत्त नहीं किया गया है, यह शक्ति न्यायालय में अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करते हैं। इसमें देखिए, पक्षकार की सहमति से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अपेक्षित के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। यह कहाँ बताया गया है? सी में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के सब क्लॉज 3 में दोस्तों ये बात बता करके हमको रखा है। क्वेश्चन नंबर 110 में हम लोग देखते हैं दोस्तों। 110 में हमसे क्या बताया गया है? तो 110 में बताया जा रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा का अनुमान्य है। मुजरा का अनुमान्य क्या है? अब यहाँ पे मुजरा के बारे में बता रहा है कि मुजरा का अनुमान्य क्या है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वो अविनिश्चित है। वो अगर अविनिश्चित है तो यहाँ मुजरा के बारे में बताया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा तब अनुमान्य होगा जब प्रति द्वारा जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वो अविनिश्चित है, तब उसको मुजरा कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में हम देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही सुमेलित हैं? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 1, 2 और 4 इसमें सही सुमेलित है। अब इसके दोस्तों एक्सप्लेनेशन से हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन से जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको अच्छी चीजें से और समझ में आएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 95 एवं आदेश 39 मीन्स की ऑर्डर 39 और अस्थायी व्यादेश से संबंधित है। ऑर्डर 33 निर्बंधन व्यक्ति मीन्स की इंडिजेंट पर्सन का वाद से संबंधित है। धारा 102 द्वितीय अपील न होने से संबंधित है। धारा 148 कैविएट दायर करने के अधिकार से संबंधित है। अतः 1, 2 और 4 सही सुमेलित है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 में, गलत उत्तर बताइए। अब यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है कि गलत उत्तर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, एक सिविल न्यायालय द्वारा पारित डिग्री का निष्पादन, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। या तो उपरोक्त ए अथवा बी वर्णित न्यायालय द्वारा ये किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए, अगर एक्सप्लेनेशन हो तो हाँ, इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लीजिए, डी वाला इसका एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार किसी जिसके डिग्री का निष्पादन उस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा द्वारा कि वह पारित की गई हो या उस न्यायालय द्वारा जिसको वह निष्पादित के लिए भेजी गई हो, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 113 की दोस्तों हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 में कह रहा है निम्न मामलों में न्यायालय कमीशन जारी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जारी नहीं कर सकता है, तो ये किसमें नहीं कर सकता है, डी, डिग्री के निष्पादन हेतु कमीशन जारी नहीं किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 26 एवं धारा 75 से 78 तक में कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया। धारा 75 से लेकर के 78 तक, और आर्डर कौन सा है, ऑर्डर 26 है। निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कमीशन जारी कर सकेगा, किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अनुसंधान के लिए, लेखों की परीक्षा एवं समायोजन के लिए, बंटवारे के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी अथवा विशेषणीय अनुसंधान के लिए, कार्यालयीय अथवा लिपिकीय कार्य के अनुपालन के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 114 की हम बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए, निम्नलिखित संयोजन में कौन सा सही सुमेलित है। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। अब डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 की हम बात करते हैं। 115 में सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिग्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है। तो 115 का जो दोस्तों होगा आपका धारा 56 यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। अब सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 के अंतर्गत धन के भुगतान के लिए किसी अज्ञापित डिग्री के निष्पादन में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करते हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता यहाँ पे लिया है बसंती लाल बावेल, नहीं बसंती, व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 114 को किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो इसको किसके साथ पढ़ा जाना चाहिए, तो आदेश 47 नियम 1 के साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहे हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 एवं आदेश 47 के पुनर्विलोकन अध्याय के अंतर्गत आवश्यक प्रावधान किया गया है। इस पुनर्विलोकन को धारा 114 के साथ आदेश 47 नियम 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों आपराधिक प्रक्रिया संहिता, मीन्स कि अब सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। सीआरपीसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो 117 नंबर का है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। जांच किसके द्वारा की जाती है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला कि हाँ जांच मजिस्ट्रेट या उसके न्यायालय के द्वारा की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमको बता रहा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित में से किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। तो जो संक्षिप्त विचारण की बात की गई है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है ये डी के द्वारा किया जा सकता है। उपर्युक्त तो सभी के द्वारा किया जा सकता है। कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी या उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 139 आता है। दोस्तों बीच का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मिस हो गया है। अब हम नेक्स्ट सेशन जब लेके आएंगे तो उसमें आपको उसको कवर करा देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 139 को आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा करार शून्य नहीं है, कौन ऐसा करार है जो कि शून्य नहीं है। तो जो इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 25 के खंड 2 के अंतर्गत भूतपूर्व सेवा के लिए प्रतिकर देने का वचन विधिमान्य संविदा होगी और वह प्रवर्तनीय होगा। ब का पर्स अ को पड़ा मिलता है, अ पर्स ब को लौटा देता है, और क को 100 रुपये देने का वचन देता है। यह संविदा है और प्रवर्तनीय है। पर पद करार धारा 2 के अंतर्गत विधिमान्य है। अगर इस प्रकार का कोई करार है तो ये विधिमान्य है। क्वेश्चन नंबर 140 की हम बात करते हैं दोस्तों। 140 में देखिए क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। ए वाला इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम पढ़ देते हैं। एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, नवीनयन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 62 से मीन्स की नोवेशंस की बात कर रहा है। नोवेशन अगर हो जाता है तो संविधान की को क्या कहते हैं, संविदा अधिनियम की धारा 62 से अनुचित समृद्धि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 से संविदा के लिए सक्षम पक्षकार भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 से
मृत्युकारित करने की धमकी देकर संपत्ति से कब्जा हटाना अर्थात प्रपीड़न भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 15 से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे कर रहा है। भविष्य की अनिश्चित घटना को घटित होने पर समाश्रित संविदा प्रवर्तित किया जा सकता है जब घटना ऑप्शन नंबर ए घटित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 32 यह स्पष्ट करती है कि ऐसी समाश्रित संविदा का विधि द्वारा प्रवर्तनीय तब तक नहीं कराया जा सकता है जब तक कि वह घटना घटित न हो गई हो, अतः भविष्य की अनिश्चित घटना के घटित होने पर आश्रित समाश्रित संविदा प्रवर्तित किया जा सकता है जब वह घटना घटित होती है। तो 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब संविदा पालन के लिए निश्चित दिनांक से पूर्व प्रतिज्ञाकर्ता संविदा पालन करने से पूर्णतया इनकार कर देता है तो यह कहलाता है। 142 का क्वेश्चन नंबर 142 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है डी वाला। डी वाले में क्या बता रहा है? समय पूर्व संविदा भंग की बात कर रहा है। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुच्छेद 39 समय पूर्व संविदा भंग से संबंधित है। जब संविदा का कोई पक्षकार संविदा पालन करने के लिए नियत समय से पूर्व ही संविदा का पूर्ण रूपेण पालन करने से इनकार कर देता है या संविदा का पूर्ण रूपेण पालन करने में अपने को निर्योग्य बना लेता है तो इसे समय से पूर्व संविदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 की हम बात कर रहे हैं। इसको देखिए यहाँ पे, जहाँ अभिकर्ता अपने प्रमुख की विधिमान्यता और नाम तृतीय पक्षकार को बिना बताए उसके साथ संविदा करता है ऐसी दशा में प्रमुख विषय के दशा में प्रमुख के विषय में जानकारी हो जाने से पर तृतीय पक्षकार वाद ला सकता है। बी इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो, केवल अभिकर्ता के विरुद्ध ये ला सकता है। ठीक, जो अभिकर्ता होता है उसके विरुद्ध ये ला सकता है। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास क्वेश्चन है। ब को कर्जदार है। अब जो है ब का कर्जदार है ब को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह उसका मकान बेचकर विक्रय आगमों से अपना ऋण संदाय कर ले किसी अभिव्यक्त संविदा का आभार में। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी आपका करेक्ट आंसर। बी और सी दोनों सही है, जो बी है और सी है वो दोनों सही है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 202 में दृष्टांत क में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अभिकरण का प्रतिसंहरण नहीं कर सकता है और अभिकरण की मृत्यु पर प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है, अतः सी और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 145 की हम बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विक्रय के पश्चात वस्तुओं पर कब्जा बनाए रखने का विक्रेता के द्वारा वस्तुओं की गिरवी, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी आपका करेक्ट आंसर है, शून्य है। जो यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर वो शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 146 की हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में क्या कह रहा है। ब की गाड़ी भाड़े पर लेता है, गाड़ी असुरक्षित है। ब को गाड़ी में विद्यमान दोष त्रुटियों की जानकारी नहीं है, दोषों के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब ए वाला जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्षति के लिए दायी होगा, जो वो होगा वो क्षति के लिए दायी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं। कोई प्रत्याभूति जो लेनदार ऋणदाता के तात्विक परिस्थिति के विषय में मौन धारण करके अभिप्राप्त की है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, अविधिमान्य है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 143 के अनुसार कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार ने तात्विक परिस्थितियों के बारे में मौन धारण से अभिप्राप्त की है वो अविधिम मान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 148 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 में ये बताया गया है, देखिए यहाँ पे, हाँ, संदायों के विनियोग से संबंधित क्लेटन के वाद का नियम संबंधित भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न में से किस धारा से अंगीकृत, मीन्स कि क्लेटन का जो रूल है वो किस धारा में बताया गया। तो धारा नंबर वो सेक्शन नंबर 159 में ये बताया गया, मीन्स कि 59 में बताया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 क्लेटन के वाद पर आधारित है। यह उन नियमों से संबंधित है जबकि कोई ऋणी एक ही ऋणदाता से कई ऋण ले रखा है। ऐसे स्थिति में यदि ऋणदाता को कोई भुगतान करता और ऋण की सूचना देता है कि उक्त भुगतान किसी विशिष्ट ऋण के उन्मोचन के लिए प्रयोग किया है और ऋणदाता का भुगतान स्वीकार कर लेता है, तो ऋणदाता उक्त भुगतान को ऋणी के निर्देशानुसार प्रयोग करने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 149 की हम बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 65 का नियम उन करारों पर लागू होता है जो शून्य होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। उपरोक्त में सभी कारणों पर मैं पढ़ देता हूँ। भूल के कारण, प्रतिफल की विफलता के कारण और संविदा पालन की असंभवता के कारण। अब लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 150 नंबर का क्वेश्चन। इस 150 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे रीजन और असर्शन से क्वेश्चन पूछा। अवयस्क की संविदा शून्य होती है, कथन ए। कारण आर, अवयस्क के हित में किया गया बंधन उसके द्वारा प्रवर्तित
परिवर्तन ही होगा। जो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ए और बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण जो है वो नहीं है। दोस्तों ये रहा 150 क्वेश्चन का सेट जो कि मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अब मैं दोस्तों 2006 का जो पेपर है उस 2006 के पेपर को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें पहले मैं उसके जीएस के पेपर को डिस्कस करूंगा, मीन्स की सामान्य ज्ञान के पेपर को डिस्कस करूंगा, और उसमें से मैं आपको पहले बता दूंगा कि हाँ इसमें से कितने कितने क्वेश्चन कब कब किस किस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 2006 का पहले मैं जीएस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद से मैं लॉ डिस्कस करूंगा। इसी तरह फिर जो नेक्स्ट पेपर हुआ होगा उसको मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक मैं उम्मीद करूंगा कि आप शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।